नाउ लेट्स गो टू द न्यू कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का। किसका है? इंटरेस्ट, राइट। अभी जो इंटरेस्ट मैंने लिखा है, मैं कौन से और किसके इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू थिंग्स। पहला, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। Interest on calls in arrears and what? Interest on calls in advance, right? Okay. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट, तो अमाउंट इज रिसीवेबल, और अमाउंट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट भी रिसीवेबल। अच्छा, मैंने किसी से लोन लिया, लोन, तो अमाउंट इज पेएबल, तो इंटरेस्ट भी पेएबल। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, अमाउंट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल है तो इंटरेस्ट भी पेएबल। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर लोग ने ना पेमेंट नहीं किया। अब शेयर होल्डर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो कभी ना कभी तो करेंगे, तो कंपनी के लिए ये जो कॉल्स इन अरियर्स है, ये एक टाइप से बन जाता है रिसीवेबल। क्या बन जाता है? रिसीवेबल। अच्छा, सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस, मतलब शेयर होल्डर लोग ने ज्यादा पेमेंट कर दिया, जितने पैसे देने चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे दे दिए। फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया, या पूरे के पूरे पैसे अलॉटमेंट में दे दिया, या एप्लीकेशन में दे दिया, पहले दे दिया। तो कंपनी के लिए ना इट इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बोले तो पेएबल, राइट। तो मैं तुम लोगों को क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखो, अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, तो कंपनी के लिए कॉल्स इन अरियर्स रिसीवेबल है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है ये भी कंपनी के लिए रिसीवेबल ही रहेगा। मतलब ये जो कॉल्स इन अरियर्स है कंपनी के लिए बन जाएगा इनकम, और अगर ये इनकम है तो इसका बेसिक बैलेंस बन जाएगा क्रेडिट, राइट। तो ये चीज दिमाग में एकदम फिट कर लो कि इसका बेसिक बैलेंस क्या है? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, so it becomes credit balance, okay। then अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये क्या है? पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी। हमने किसी से ज्यादा पैसे ले लिए तो उस पे इंटरेस्ट जो है ना हमको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो अगर हमने किसी से ज्यादा पैसे ले लिए तो इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा, दैट बिकम्स अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो बेसिक बैलेंस डेबिट हो जाएगा, राइट। तो ये दिमाग में फिट कर लो कि एक जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स मतलब कंपनी के लिए रिसीवेबल, तो उसका इंटरेस्ट इनकम, बेसिक बैलेंस क्रेडिट। कॉल्स इन एडवांस है मतलब पेएबल, तो इंटरेस्ट भी पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल बोले तो एक्सपेंस, तो उसका बेसिक बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। अब जब कभी भी हम लोग इंटरेस्ट का बात करते हैं ना, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोगों को ना एक रेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेट। तो एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो क्या बोलता है? कॉल्स इन अरियर जो है उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो होना चाहिए मैक्सिमम 10%। कितना परसेंट? मैक्सिमम 10%, राइट। अच्छा,
उसने कोई एग्जैक्ट परसेंटेज डिफाइन नहीं किया है, बोले मैक्सिमम 10% होना चाहिए। वो डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, राइट। तो ये जो है दैट इज मैक्सिमम 12% per annum. That also depends on whom? Board of directors. Clear? तो अब देखते हैं कि what will be the journal entry. Journal entry क्या है? सर जर्नल एंट्री तो एकदम इजी है, तो बताओ फटाफट जर्नल एंट्री क्या आएगा। सर देखो, मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या है? सर इनकम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो एंट्री में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन arrears account. तो कॉल्स इन arrears account will get credited. Okay. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है? सर एक्सपेंस है, तो वो क्या होने वाला है? डेबिट। तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बात खत्म। बोल अब ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स तुम्हारे लिए इनकम है, तो तुमको पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी नाइस। अगर पैसा मिल गया तो एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अगर पैसा मिला नहीं है, मिलेगा, तो बताओ किसके पास से मिलेगा? सर कॉल्स इन एरियर्स तो शेयर होल्डर लोग करते हैं, तो उनसे ही इंटरेस्ट भी लेंगे। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। समझा? पैसे मिल गए तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिले रिसीवेबल है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी इन एडवांस तुमने पे कर दिया तो क्या आएगा? टू कैश और बैंक अकाउंट। पे नहीं किया, पे करना बाकी है, पेबल, तो पेबल टू शेयर होल्डर। तो क्या लिखोगे? टू व्हाट? शेयर होल्डर। तो इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अगर पेमेंट कर दिया तो टू कैश बैंक, नहीं किया तो टू शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या आएगा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी इन एरियर्स। अगर पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है और मिल गया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन व्हाट? पॉलिसी एरियर्स। क्लियर? ओके सर, एंट्री वेंट्री समझ में आ गया, परसेंटेज भी समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन होगा कैसे? चलो ठीक है, वो भी देख लो। कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी देख लो, ठीक है। देखो ये डेट कॉल ड्यू का, कॉल ड्यू, ठीक है। मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, ये डेट मतलब इस डेट पे कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा। यहाँ पे है कॉल रिसीव्ड का डेट, ये डेट पे मिलना चाहिए था, बट उसने क्या किया? कंपनी को ये डेट पे नहीं दिया। किसने? शेयर होल्डर ने। उसने ये डेट पे दिया, ये डेट पे। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल रिसीव। मतलब ये डेट पे कंपनी को देना चाहिए था, बट उसने कंपनी को ये डेट पे ना देते हुए ये डेट पे पे किया। चलो डेट भी लिख देता हूँ, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए। 1 मार्च को कंपनी ने मांगा था, बोला था 1 मई तक भर दो, 1 अप्रैल तक भर दो। भाई साहब ने भरा 1 मई को, बराबर। अब मुझे बताओ कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट वो कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक चार्ज करेगा? कंपनी ने मांगा था यहाँ पे, बोला था यहाँ तक भर दो, बट भाई साहब ने यहाँ पे भरा, तो कितना महीना डिले किया?
सर देखने जाएंगे तो यहाँ तक भरना चाहिए था, यहाँ पे भरा तो 1 महीना लेट है। रॉन्ग। कंपनी जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो हमेशा ड्यू से चालू करेगा, ड्यू से लेकर के रिसीव तक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 महीने का। कितने महीने का पे करना पड़ेगा? 2 महीने। क्लियर? समझा मैंने क्या बोला? श्योर? ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉल ड्यू, यहाँ पे फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का डेट है, सेकेंड कॉल ड्यू और सेकेंड कॉल रिसीव्ड का डेट है। ये समझा? ड्यू मतलब मांगा, रिसीव्ड मतलब मिला। ड्यू रिसीव्ड। ओके, चलो डेट ले लेते हैं। 1 Jan, 1 Feb, 1 March, 1 April। अब एक शेयर होल्डर को ये डेट पे ड्यू किया, ये डेट पे मिलना चाहिए, बराबर। लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या किया, ये जो सेकेंड कॉल का था, ये सेकेंड कॉल, वो पैसे भी यहाँ पे भर दिए रिसीव्ड के टाइम पे। तो बताओ उसने कितने महीने पहले भरे? सर देखो, ये डेट पे कंपनी ने मांगा ड्यू, उसने ये डेट पे भर दिया, ये डेट पे, तो कितने महीने पहले पे किए? सर 1 मंथ। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो रिसीव्ड मतलब जब भी मिला तभी से लेकर ड्यू तक, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कब आएगा? ड्यू मतलब मांगा, तभी से लेके जब तक मिला तब तक, रिसीव तक। ओके, तो अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस में, मैं मेंटालिटी का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लासेस में जब फीस मांगते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि चलो तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिन में फीस भरो, तो 90% लोग फीस का पेमेंट ना लास्ट डे पे करेंगे, 10वें दिन। समझा? तो सिमिलरली यहाँ पे ये ड्यू है और यहाँ पे रिसीव्ड है, तो ना अजम्पशन अगर करना पड़े, अजम्पशन, तो हम ना हमेशा यही अज्यूम करके चलेंगे कि बाबा लास्ट डेट पे किया है। अमाउंट इज रिसीव्ड ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट। तो ये दिमाग में फिट कर लो। रिसीव्ड बोला है तो जो लास्ट डेट होता है रिसीव्ड का, वी हैव टू अज्यूम कि उसी डेट पे मिला होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का ड्यू से लेकर के रिसीव्ड तक, जब भी मांगा तभी से लेकर के रिसीव्ड तक। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रिसीव्ड से लेकर के ड्यू तक। रिसीव्ड मतलब पैसा पहले मिल गया, उस दिन से इंटरेस्ट चालू, कब तक? जब भी हमने मांगा तभी तक। तो ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड से लेकर ड्यू तक, और ये है ड्यू से लेकर के रिसीव्ड। तो ये दिमाग में फिट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अगर है तो ड्यू से लेकर के रिसीव्ड तक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अगर है तो रिसीव्ड से लेकर के ड्यू तक। ओके, चलो, तो अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स देख लेते हैं। ओके, चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा है। ऑन 1st May 2014, Superman Limited issued 5,000 equity shares of ₹100 each, payable as follows। तो कितना शेयर इशू किया? 5,000। फेस वैल्यू कितना है? 100। पेएबल एज फॉलोज, तो 20 रुपीज एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 30, टोटल मिला के 50, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का, 70, 30 रुपीज फाइनल कॉल का, टोटल मिला के 100। मतलब इट इज इशूड एट पार, इट इज इशूड एट पार।
मतलब इसमें प्रीमियम है ही नहीं, पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, और पूरा का पूरा फेस वैल्यू है तो पूरा का पूरा कैपिटल में ही जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे ये जो इशू है वो इशू किया कब, 1 मई को। क्या बोला है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 15 मई 2014। कंपनी ने इशू किया था 1 तारीख को, लेकिन एप्लीकेशन मिला कब, 15 तारीख को। एप्लीकेशन मिला कब, 15 मई को। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में मैं डेट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चन में मैंने डेट को इग्नोर किया क्योंकि डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो तुम लोग भी देख के लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो applications were received on 15th May 2014 for 6,000 shares. Oh my God, कंपनी को इशू करना है 5,000 और एप्लीकेशन आए 6,000। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट करो, 5,000 को इशू कर दो। लेकिन इन्होंने क्या किया देखो, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। अलॉटमेंट कब हुआ है, 1 जून को, 1 जून 2014। Applications for 2,500 shares were allotted in full. ये जो 2,500 एप्लीकेशंस है उनको मैंने फुल, allotted in full का मतलब कि भैया तुमने जितने का फॉर्म भरा है पूरा का पूरा शेयर तुमको अलॉट किया गया है। Those for 3,000 shares were allotted 2,500 shares and balance application 500 were rejected. ओके, तो चलो पहले आ जाते हैं वर्किंग नोट में, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पहले हम लोग लिखेंगे फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट। दूसरा लिखेंगे प्रोरेटा, प्रोरेटा। और तीसरा लिखेंगे रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अप्लाइड, और यहाँ पे लिख देंगे अलॉटेड कि कितना अलॉट किया, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 2,500 को हमने 2,500 अप्लाइड था, 2,500 पूरा दे दिया। प्रोरेटा में क्या बोल रहे हैं, 3,000 था, 3,000 का फॉर्म था, हमने 2,500 दे दिया। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, those for 3,000 shares were allotted 2,500 shares, मतलब ये प्रोरेटा हो गया। और बोल रहे 500 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 500 को हमने क्या कर दिया, 500 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो याद रखना जिसको रिजेक्ट किया उसको रिफंड करना पड़ेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया 6,000 और ये टोटल हो गया 5,000। तो देखो कंपनी को इशू करना था 5,000 शेयर्स, कंपनी ने बरोबर अलॉट किया, और कंपनी को अप्लाइड कितना हुआ था 6,000, राइट। तो इसमें से क्या किया, इन 500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इन लोगों को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड। अच्छा मुझे बताओ एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने कितने रुपए लिए थे, 20 रुपए, तो 500 into 20 दैट कम्स टू 10,000, ये उनको करना पड़ेगा रिफंड। क्या करना पड़ेगा, रिफंड, राइट। यहाँ पे पैसे लेने चाहिए थे 2,500 पे, ले लिया कितने पे, 3,000। कितना एक्स्ट्रा है सर, 500। 500 पे कितने कितने रुपए सर, एप्लीकेशन के टाइम का 20 रुपीज। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा भरा है। देखो मैं बताता हूँ, 2,500 इंटू 50, मतलब इनको भरना चाहिए था 1,25,000। इन लोगों ने कितना भरा, 3,000 इंटू 20, सॉरी माय मिस्टेक। इन लोगों को भरना कितना चाहिए था, 2,500 इंटू 20, 50,000। इन लोगों ने भरा कितना, 3,000 इंटू 20, कितना भरा, 60। भरना चाहिए था 50,000, पे किया 60, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया सर, एक्स्ट्रा पे किया 10,000। क्या कंपनी इनको ये रिफंड करेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी क्या बोलेगा, ये क्या बन जाएगा, अलॉटमेंट इन एडवांस।
ये एडवांस को ही तो हम लोग प्रोरेटा बोलते हैं। प्रोरेटा का मतलब ही वही है, कॉन्सेप्ट ही वही है कि तुम एडवांस में पैसा लेकर के रख लो। ओके, और ये जो 10,000 है इसका इसका क्या है, क्या इसको हम लोग प्रोरेटा बोल सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 500 शेयर्स को हमने एक भी शेयर नहीं दिया। जब तुमने शेयर उसको बेचा ही नहीं है, शेयर उसको अलॉट नहीं किया, तुमने उसको मालिक नहीं बनाया, जब उसको मालिक बनाया नहीं तो उसका पैसा तुम कैसे रख सकते हो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। ओके, ये जो 2500 शेयर्स है उनका तो कोई बात ही नहीं होना। जितना पैसा मिलना था उन्होंने उतना ही दिया, ना कम दिया ना ज्यादा दिया, ना रिफंड होगा ना कोई एडवांस होगा, कुछ नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फिर उसने बोला बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th जून। ओके, मतलब जो अलॉटमेंट का बैलेंस पैसा है, जो एडवांस में ले लिया वो नहीं, वो तो हो गया, बट बैलेंस पैसा जो है वो 15th जून को मिलेगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, द कॉल वर ड्यूली मेड, मेड मतलब ड्यू, मेड मतलब कॉल का पैसा मांगा। कब मांगा? 1 जुलाई को मांगा और 1 अगस्त को मांगा रिस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट कॉल है वो कभी मांगा? 1 जुलाई को। फाइनल कॉल था वो कभी मांगा? 1 अगस्त को। लेकिन उसका लास्ट डेट क्या था? लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट 31 जुलाई, और लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट इज 30 अगस्त, राइट। तो ये जो है लास्ट डेट, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट में लिख देता हूँ, ऑलवेज अज्यूम, ऑलवेज अज्यूम amount is received on last date only। ठीक है, ऑलवेज अज्यूम अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन लास्ट डेट ओनली। तो मुझे बताओ फटाफट, फर्स्ट कॉल कब मिलेगा? 31 जुलाई को। फर्स्ट कॉल कब मिलेगा? 31 जुलाई को। फाइनल कॉल कब मिलेगा? 30 अगस्त को, राइट। फाइनल कॉल कब मिलेगा? 30 अगस्त। ओके, दैट विल बी अवर अजम्पशन। ओके, चलो ये है फर्स्ट कॉल ड्यू का डेट, ये है फाइनल कॉल ड्यू का डेट। ओके, उसके बाद अगर हम लोग रीड करें ना, तो उसने बोले वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी on 150 shares which he paid with final call together with interest at the rate 5% per annum। बोल रहे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 150 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 150। उसने ना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, लेकिन उसने फाइनल कॉल के साथ भरा, फाइनल कॉल के साथ भरा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि लेट भरा। फर्स्ट कॉल कब भरना चाहिए था? तो तभी नहीं भर के कभी भरा? फाइनल कॉल के टाइम पे। तो उसने 5% इंटरेस्ट भी भरा। ओके, फिर क्या बोल रहा है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, मतलब उसके पास 100 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी टिल द अकाउंटिंग ईयर विच एंड्स ऑन 31 अक्टूबर। मतलब इसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, और कब तक नहीं किया? अपना ईयर एंड है 31 अक्टूबर, उस डेट तक, उस डेट तक उसने पेमेंट अभी तक किया नहीं। ओके, तो इसके पास से भी तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पास से इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है। वो इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम लोगों को मिल चुका है क्योंकि इट इज रिसीव्ड। क्लियर? चलो ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग समझते डेट का हेरा फेरी। सबसे पहले ना हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि डेट वेट का क्या नाटक है। ओके, चलो फटाफट यहाँ पे एक पूरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं और थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहला डेट क्या आएगा? सर पहला डेट आएगा 1 मई 14। 1 मई 14। इस डेट पे क्या हो रहा है? इस डेट पे हो रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, कि भैया हम लोग शेयर्स बेच रहे हैं, इसका हम लोग ने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया 1 मई को, राइट। ओके, लेकिन पब्लिक ने पैसे कब भरे एप्लीकेशन के? सर 15 मई 14 को। ओके,
तो 15 मई 14 को क्या हुआ सर? 15 मई 14 को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, बराबर। चलो फटाफट बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव के बाद क्या होगा सर? ट्रांसफर कौन से डेट पे होगा? याद रखना, एप्लीकेशन मनी को तुम ट्रांसफर सिर्फ अलॉटमेंट के डेट पे ही कर सकते हो, तभी तुमको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एडवांस है, किसको तुमने कितना शेयर्स इशू किया, किसको रिजेक्ट किया, क्या किया एंड ऑल, राइट। तो जिस दिन अलॉटमेंट होगा उसी दिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा। तो देखो फटाफट यहाँ पे क्या बोला है, तो नेक्स्ट डेट है, उसने बोला है अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट उसने बोले अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 14। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट आएगा इट विल बी 1 जून 2014। इस डेट पे दो चीज होगा, कौन सा दो चीज? पहला होगा एप्लीकेशन के मनी का ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड यहीं पे होगा अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू का मतलब तुम अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, अलॉटमेंट ड्यू, ओके। अच्छा, अब अलॉटमेंट का पैसा कब मिला? देखो यहाँ लिखा है बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। तो बताओ फटाफट कब मिला? 15 जून 2014 को हमको मिला अलॉटमेंट रिसीव्ड, ओके, अलॉटमेंट रिसीव्ड, ओके। अब बताओ फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुआ? सर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है 1 जुलाई 14 को, ओके। तो आ जाओ 1 जुलाई 14 को, ये क्या है? फर्स्ट कॉल ड्यू का डेट, ओके। मुझे बताओ फर्स्ट कॉल को रिसीव्ड का क्या डेट है? लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 31 जुलाई, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 जुलाई 14। ये क्या डेट है? ये डेट है फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का डेट, वेरी गुड। फाइनल कॉल ड्यू कब हुआ? 1 अगस्त 14 को। तो फाइनल कॉल ड्यू कब हुआ? 1 अगस्त 14 को। फाइनल कॉल ड्यू, बोलो फाइनल कॉल रिसीव कब हुआ? सर देखो फाइनल कॉल का 30 रुपीज कब है? 30th अगस्त। तो वो क्या आएगा? दैट विल बी 30th अगस्त 2014। फाइनल कॉल रिसीव्ड का डेट, राइट। एंड व्हाट इज योर ईयर एंड? सर ईयर एंड है 31 अक्टूबर। ये जो 31 है अक्टूबर, दैट इज योर ईयर एंड। अच्छा, ईयर एंड क्यों दिया है? सर ईयर एंड हम लोगों को इसलिए दिया है ताकि हम लोग को पता चले हम उस दिन बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, और बैलेंस शीट में हम लोगों को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखना पड़ता है। तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अगर है, आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल बोलो, पेबल बोलो, तो उसको असेट लायबिलिटी में लिखने के लिए कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ओके। चलो, तो अब अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये डेट है अलॉटमेंट रिसीव्ड का, ये डेट है फर्स्ट कॉल रिसीव, ये डेट है फाइनल कॉल रिसीव। याद रखना पैसा मिलने का यही डेट है, इसी डेट पे पैसा मिलेगा, ये दिमाग में फिट करना, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो एक जो शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा कब भरा? फाइनल कॉल। तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा कब भरा? फाइनल कॉल में, बराबर है। तो देखो
फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुआ था, ड्यू से लेके रिसीव तक, फर्स्ट कॉल ड्यू यहाँ था, ड्यू से लेकर के रिसीव तक। तो जो पैसे उसको यहाँ भरने चाहिए थे ड्यू में, उसने यहाँ पे पे किया फाइनल कॉल में रिसीव्ड में, राइट। तो बताओ उसका कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। देखो उसका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से इंटरेस्ट चालू, उसने पेमेंट किया है फाइनल कॉल के टाइम पे, मतलब 30 अगस्त को, जुलाई अगस्त, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 2 मंथ का इंटरेस्ट, राइट। ओके, अच्छा मुझे बताओ अभी, मुझे ये बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, एप्लीकेशन में कितने रुपए थे सर, 20। ओके, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में सर, फर्स्ट कॉल में कितना था 20, और फाइनल कॉल में सर 30, बराबर। अच्छा, ये जो शेयर होल्डर है उसके कितने शेयर्स थे, 150 शेयर्स थे, राइट। तो 150 इंटू फर्स्ट कॉल का कितना रुपए, 20, मतलब इसने 3000 रुपए, 3000 रुपीज का कॉल्सिन एरियर्स हो गया, जो इसको फर्स्ट कॉल में पे करना चाहिए था, उसने तभी ना पे करते हुए कब पे किया, फाइनल कॉल के टाइम पे। तो देयर इज कॉल्सिन एरियर्स फॉर 150 शेयर्स, राइट। तो 150 इंटू 20 जो फर्स्ट कॉल का है, टोटल मिला के 3000, वो कब पे किया उसने, 30 अगस्त को। तो बताओ फटाफट, व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर्स। सर देखो कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट है 3000, उस पे जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट का परसेंटेज है 5%, 5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स सर, उसने ना टोटल जो डिले किया है दैट इज फॉर 2 मंथ्स, तो बात खत्म, इंटू 2/12, राइट। सो 3000 इंटू 5% इंटू 2/12, and the answer is 25, राइट। समझा। तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि तुमको यहाँ पे फाइनल कॉल में, यहाँ पे फाइनल कॉल के टाइम पे तुमको जितने भी पैसे मिलने चाहिए थे उसमें ये 3000 मिलेंगे, राइट, ये 3000 भी मिलेगा, बराबर है, और उसके साथ ये 25 भी मिलेगा, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है सर, ये कॉल्सिन एरियर्स है, कॉल्सिन एरियर्स का बेसिक बैलेंस सर डेबिट। तो जब कॉल्सिन एरियर्स हुआ था तब तुमने उसको डेबिट किया, अब इस डेट पे तुमको वो कॉल्सिन एरियर्स का पैसा मिल गया, तो क्या ये लॉस तुम्हारा लॉस है सर, बिल्कुल नहीं। तो फटाफट मुझे बताओ, कॉल्सिन एरियर्स का अगर तुमको पैसा मिल जाता है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री सर, कॉल्सिन एरियर्स का पैसा अगर मिलेगा तो कॉल्सिन एरियर्स अपना लॉस नहीं है, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, तो एंट्री क्या आएगा, पैसा मिला तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स, क्लियर। तो ये जो 3000 है, ये जो 3000 है इसका एंट्री क्या आएगा, ये जो 3000 है उसका एंट्री क्या आएगा सर, उसका एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट, राइट। अच्छा, ये जो 25 इसका क्या एंट्री आएगा सर, देखो ये भी पैसे तो उसने भर दिए, तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस को तो पैसा मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट, समझा। तो कॉल्सिन एरियर्स का जब पैसा मिलता है तो एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स, और जब उसका इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर्स। अगर ये इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला होता तो हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर्स, ओके श्योर। तो ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया दैट वाज फॉर 150 शेयर्स ऑन दिस फर्स्ट शेयर होल्डर,
उसके अलावा वहां पे एक शेयर होल्डर और है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 shares did not pay the final call money till end of the accounting year which ends on 31st October. मतलब एक जो बंदा है उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, राइट? तो उसका इंटरेस्ट कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा? तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट्स सी, देखो जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल वो ड्यू कब हुआ था? सर यहाँ पे ड्यू हुआ था, राइट? उसने कब तक पेमेंट नहीं किया? सर देखो उसने ना यहां से लेकर के यहां तक पेमेंट नहीं किया, तो कहां से इंटरेस्ट चालू होगा? सर 1 अगस्त से लेकर कहां पे इंटरेस्ट एंड होगा? 31 अक्टूबर। अच्छा याद रखना उसने 31 अक्टूबर को पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो है ये अगले साल भी इंटरेस्ट आगे और बढ़ता रहेगा क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है। लेकिन अपना ईयर एंड अपने को बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट में अपने को लायबिलिटी में लिखना है कि बाबा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी है, राइट? तो लेट्स, तो इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? सर इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का। वेरी गुड, ओके। अच्छा ये इंटरेस्ट किस पे? एडवांस पे कि एरियर्स पे? सर एरियर्स पे। एरियर्स पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इट इज रिसीवेबल, तो सॉरी वो असेट बनेगा, लायबिलिटी नहीं, तो अपने बैलेंस शीट में असेट में जाएगा, ओके। अब 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना उतना कंफर्म हो गया, बराबर। अब देख लो कितना नंबर ऑफ शेयर्स है। सो नंबर ऑफ शेयर्स तो 100 है, 100 पे कितने रुपए? फाइनल कॉल पे 30, ओके। तो देखो फाइनल कॉल पे 100 इंटू 30 मतलब 3000 का कॉल सिनेरियोस हो गया, 3000 का, उसके ऊपर 5% फॉर 3 मंथ्स। बोलो इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी अरियर्स कितना आएगा? करो 3000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दैट कम्स टू 37.5। और इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर इसका पैसा तो मिला नहीं है, एंट्री विल बी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी अरियर्स। तो एंट्री विल बी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर होल्डर से रिसीवेबल है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी अरियर्स अकाउंट। क्लियर? चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके जर्नल एंट्रीज पे, ओके। सो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हम लोग अब कैसे करेंगे? डेट वाइज। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। अब ये पूरा हम लोगों को डेट के साथ में करना पड़ेगा, तो ध्यान दो जरा। एंट्री नंबर 1 डेट। ये डेट पे कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ भी वहां पे अमाउंट रिसीव नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग को पैसा मिला, राइट? 15 मई को क्या एंट्री आएगी? सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे मिले? सर 6000 नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे मिले। कितने रुपए मिले? सर 20 रुपीज। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6000 into 20, so that comes to how much? That comes to 12,000। बराबर है? Okay, now 6000 into 20 comes to 1,20,000, sorry, so it comes to 1,20,000। okay, अब एप्लीकेशन ड्यू होने के बाद नेक्स्ट क्या डेट आएगा? पहले देखो ये डेट हम लोग ने लिखा, राइट? तो ये डेट पे 15 मई 2014 को क्या हुआ? 15 मई 2014 को हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिला। अब उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में, उसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? अलॉटमेंट में। डेट क्या आएगा? 1 जून, और उसी डेट पे अलॉटमेंट ड्यू भी होगा, राइट?
तो जरा डेट डेट हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे डेट क्या आएगा, यहाँ पे डेट आएगा 15 मई 2014। 15 मई 2014। नेक्स्ट डेट क्या आएगा, 1 जून 2014। एप्लीकेशन के पैसे जो मिले उसको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या आएगा सर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, दैट इज 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कैपिटल में कितना जाएगा सर, कैपिटल में तो सिर्फ 5,000 का ही जाएगा। 5,000 इंटू 20 पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, सो 5,000 इंटू 20 दैट गिव्स यू हाउ मच, 1 लाख, राइट। उसके बाद क्या सर, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ना ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया है कि यहाँ पे अलॉटमेंट इन एडवांस है 10,000 का एंड देयर इज रिफंड का अमाउंट है 10,000। ओके, तो अलॉटमेंट के पैसे तुमने एडवांस में लिए उन लोगों के पास से, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अलॉटमेंट इन एडवांस, राइट। कितना, 10,000, और उसका कैलकुलेशन हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है, राइट। टू कैश और बैंक अकाउंट, और इन लोगों को करना पड़ेगा रिफंड। क्यों रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के हम लोगों ने कुछ भी शेयर्स अलॉट किए नहीं, तो दिस विल आल्सो बी 10,000, राइट। 500 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 20, उन लोगों को हमने कर दिया रिफंड। ओके, अब अपने पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे, एग्जैक्टली 5,000। चलो सेम डेट पे 1 जून 2014 को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू, बोलो एंट्री सर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account, और पूरा का पूरा कैपिटल में ही जाएगा क्योंकि पूरे के पूरे सम के अंदर कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। कितना है अलॉटमेंट का अमाउंट सर, अलॉटमेंट का अमाउंट है 30, सो 5,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 30 दैट कम्स टू 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, राइट। अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव कब होगा सर, अलॉटमेंट का रिसीव का जो डेट है वो ये वाला है, अलॉटमेंट रिसीव 15 जून 2014, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 जून 2014। नॉर्मल एंट्री क्या पहले वो बताओ सर, नॉर्मल एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट जितना डेबिट उतना क्रेडिट, बोले तो 1,50,000। अगर क्वेश्चन एकदम सीधा साधा भोला भाला होता तो कैश बैंक हो जाता 1,50,000, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट इन एडवांस है 10,000 का, मतलब तुम लोगों को अलॉटमेंट के पैसे एडवांस में मिले हुए थे, राइट, जिसको हमने क्रेडिट किया था। अब उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट विल गेट डेबिटेड, कितने से, 10,000। अब देखो टोटल अमाउंट था 1,50,000, जिसमें से 10,000 तुमने एडवांस में लिया था, बैलेंस बचा 1,40,000। अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे कोई भी एरियर्स नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम पे सबने ईमानदारी से अपना पैसा भर दिया है, तो हमको वो हेडेक लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब टोटल 1,40,000 रुपीज हमको आराम से मिल चुका होगा, ओके, बिकॉज देयर इज नो अलॉटमेंट इन एरियर्स। ओके, चलो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कब करोगे सर, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे 1 जुलाई 14 को, वेरी नाइस। 1 जुलाई 14 क्या एंट्री आएगा सर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू का एंट्री तो एकदम सीधा साधा बोला वाला होता है, राइट। कितने नंबर ऑफ शेयर है? 5000। फर्स्ट कॉल पे हमको लेने 20 रुपीज, तो 5000 इंटू 20 दैट कम्स टू 1 लाख, दैट कम्स टू 1 लाख, बराबर है। चलो, ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सा आएगा? सर फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा रिसीव्ड का, और वो रिसीव्ड का एंट्री कितना डेट पे आएगा? 31 जुलाई को, राइट। तो आ जाते हैं 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2014, राइट। नॉर्मल एंट्री क्या आएगा? सो नॉर्मल एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल डेबिट है 1 लाख से, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख, राइट। और कैश बैंक आएगा 1 लाख। लेकिन हमको पता है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पॉलिसी अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोले तो 150 पे हम लोगों को 20 रुपीज नहीं मिला है। इन शॉर्ट बोले तो 3000 रुपीज नहीं मिला है। आउट ऑफ 1 लाख 3000 नहीं मिला है, तो कितना मिला रहेगा? सर 97,000। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड हो गया। अब क्या करेंगे? सर अब नेक्स्ट एंट्री आएगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हम करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, राइट। 1 अगस्त को हम लोग करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, ओके। चलो, तो ये आ गया 1 अगस्त 2014 फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू का एंट्री बहुत इजी है, नॉर्मल सा एंट्री है, बताओ फटाफट। सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और याद रखना इस डेट पे ड्यू का एंट्री है, रिसीव का नहीं है, तो यहाँ पे तुमको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिलेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिलेगा? रिसीव के टाइम पे, ओके। चलो, तो अब जरा ध्यान देंगे, अब जरा ध्यान देंगे। तो फाइनल कॉल पे कितने पैसे थे? सर 5000 नंबर ऑफ शेयर्स पे टोटल मिला के 30 रुपीज के हिसाब से टोटल विल बी 1,50,000, 1,50,000, ओके। अब फाइनल कॉल ड्यू के बाद अब आएगा फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री, बराबर। अब फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री का डेट क्या आएगा? सर देखो, फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री का डेट आएगा 30th अगस्त। क्या आएगा? 30th अगस्त। लेकिन फाइनल कॉल के रिसीव्ड के डेट पे जिसने हमको फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो उसने किया हम लोगों को, राइट। उसने तो कॉल्सिंग एरियर्स के भी पैसे भरे और इंटरेस्ट का भी पैसा भरा। तो पहले हम लोग ना वो दो एंट्री कर लेते हैं, और वो दोनों एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम लोगों को सिखाया हुआ है, तो वो एंट्री पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या डेट आएगा बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द डेट? सो डेट आएगा रिसीव्ड का 30th अगस्त, 30th अगस्त 2014। पहले मुझे बताओ कॉल्सिंग एरियर्स का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का जो एरियर्स था वो पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा आया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे कॉल्सिंग एरियर्स को, यहाँ पे मैंने कॉल्सिंग एरियर्स को डेबिट किया है, राइट। देखो जरा, हाँ, कॉल्सिंग एरियर्स को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है? क्योंकि वो मेरा लॉस था। अब वही पैसे, वो 3000 रुपीज मुझे मिल गए, तो क्या वो मेरा लॉस है? नहीं। तो मुझे उस पॉलिसी एरियर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे टू पॉलिसी एरियर्स अकाउंट, राइट। और ये जो 3000 का मेरा लॉस था, वो 3000 रुपीज मेरे को मिल गया। सो मेरा जो लॉस था, दैट लॉस गॉट कैंसल्ड। तो ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे मैंने डेबिट किया है, तो यहाँ पे उसी को हम लोगों ने क्रेडिट किया, और वो लॉस हम लोगों ने क्या कर दिया? कैंसिल, राइट। On the same date 30th अगस्त 2014 को हमको इसके साथ इसका इंटरेस्ट भी मिला। चलो बताओ इंटरेस्ट का एंट्री। सॉरी, इंटरेस्ट का एंट्री का कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट
टू क्योंकि मिला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट मिला तो वो अपने लिए इनकम हुआ, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया एंड द अमाउंट इज व्हाट 25। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 20, राइट। तो हमने फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन एरियर्स था वो ले लिया, उस पे जो इंटरेस्ट था वो ले लिया। अब हम लोग करेंगे फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री। कौन सा एंट्री? फाइनल कॉल रिसीव, वो भी सेम डेट पे आएगा 30 अगस्त 2014 को फाइनल कॉल रिसीव। चलो एंट्री बताओ सर। एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। तो बताओ फटाफट, फाइनल कॉल डेबिट कितना 1,50,000, तो क्रेडिट कितना होगा 1,50,000, राइट। लेकिन फाइनल कॉल के टाइम पे फिर से एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स रखे थे, उसने पेमेंट नहीं किया, तो वंस अगेन एक नया वाला कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। इसके पास कितने शेयर्स थे? सॉरी, इसके पास थे 100 शेयर्स और इसने कितने रुपए नहीं भरे? 30 रुपीज के हिसाब से टोटल कितना नहीं भरा? 3000। तो बताओ 1,50,000 पे 3000 नहीं मिला तो कितना मिला रहेगा? 1,47,000, राइट। चलो फाइनल कॉल ड्यू हो गया, फाइनल कॉल रिसीव भी हो गया। तो फाइनल कॉल ड्यू भी हो गया, फाइनल कॉल रिसीव भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेट आएगा अपना ईयर एंड का 31 अक्टूबर का डेट। कौन सा डेट आएगा? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हमको कौन सा एंट्री करना पड़ेगा? हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा ईयर एंड का, राइट। तो ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2014। क्या एंट्री करोगे बताओ फटाफट। सर एंट्री करेंगे, देखो इंटरेस्ट हम लोगों को मिला नहीं है, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, तो एंट्री आएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 37.5। ओके, समझा? अगर एक एंट्री तुम लोगों को और करना है, एक एंट्री और करना है, तो व्हाट वी कैन डू, ये जो भी नॉमिनल अकाउंट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। तो वो एक एंट्री हम लोग ट्रांसफर का एंट्री कर सकते हैं। इंटरेस्ट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है क्योंकि इनकम है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट हो जाएगा। एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जरा फटाफट इन लोगों का भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग इन लोगों का जर्नल एंट्रीज देखना मत, नहीं तो तुम लोग और भी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सिर्फ एक यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, एक कैश बुक बनाया। कैश बुक का मतलब क्या मैं बता देता हूँ, सिर्फ तुम लोग समझ लो। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, जितने भी कैश के जर्नल एंट्रीज है, जितने भी कैश के जर्नल एंट्रीज है, वो सब जर्नल एंट्री उन लोगों ने यहाँ पे कैश बुक में किया, राइट। तो समझ लो एक कैश बुक का लेजर है, वो सब एंट्री इन लोगों ने क्या किया, कैश बुक के डेबिट में और क्रेडिट में किया, जो भी कैश ट्रांजैक्शन है। जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है वो प्रॉपर नॉर्मल जर्नल एंट्री किया है। और इन लोगों ने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा है शो कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। देखो अगर क्वेश्चन में ये कैश बुक नहीं पूछा होता, अगर क्वेश्चन में ये कैश बुक नहीं पूछा होता, तो इन दैट केस जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया वही करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ना आज तक कभी भी कैश बुक पूछा नहीं, बट सपोज गलती से अगर पूछ लिया तो कैश बुक का एक अकाउंट बनाना है, जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो उसके अंदर तुम लोगों को पोस्ट करके दिखाना है, राइट। और ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को एक कैश अकाउंट बना के भी तुम लोगों को सम सॉल्व करके बताया है। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ क्या है मैं तुम लोगों को वो बता दूं। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, ये अमाउंट है 25 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है शेयर होल्डर, जबकि यहाँ पे आना चाहिए कैश बैंक, ठीक है। कैश बैंक नहीं तो एटलीस्ट बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एंट्री तो करेक्ट है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बट ये अमाउंट ना इन लोगों ने लिखा है 25, जो कि अपने हिसाब से आना चाहिए 37.5, क्योंकि ये 2 मंथ नहीं होता, इट इज 3 मंथ्स। ओके,